नमस्कार भाई सभी को, मैं गोल्डी राविस आप सभी का तथास्तु क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तथास्तु क्लासेज में आप सभी के लिए हम मैथ्स का एक सेशन लेकर आए हैं और इस सेशन में हर चैप्टर के टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। हर एक चैप्टर और हर एक चैप्टर के जो टाइप होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज हम पहली क्लासेज परसेंटेज से शुरू करने वाले हैं और इसमें चीनी वाले जो क्वेश्चन अब एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, तो स्टार्टिंग करते हैं भाई। ध्यान से समझना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो चीनी की कीमत में ये पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, ये चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितनी कमी की जाए ताकि खर्च माने। पहले अच्छे से समझ लो। देखो हम प्राइस की बात कर रहे हैं, यहां जो कीमत लिखी है वो 20% बढ़ गई है, तो प्राइस 20% बढ़ गया भाई। चीनी की पहले कुछ कीमत रही होगी बट आज की डेट में वो 20% बढ़ चुकी है। तो पहले अगर हम फ्रैक्शन की बात करें 20% को यदि फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे भाई, 20 और प्रतिशत के नाम का 1/100 लगाते हैं। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 फ्रैक्शन बन गई। तो 20% को हमने फ्रैक्शन में भिन्न में बदल दिया और जिसकी भिन्न फ्रैक्शन 1/5 बनती है। इसका मतलब है जो प्राइस है, जो कीमत है वो 5 पे 1 बढ़ गई, वो 5 पे 1 बढ़ गई। पहले कीमत 5 थी, अब कीमत कितनी हो गई, 6 हो गई। पहले कीमत 5 थी, अब कीमत कितनी हो गई, 6। अब ये कहते हैं खपत कंजप्शन, भाई खपत कंजप्शन पे कितना चेंज आए। अभी हमें नहीं पता कितना चेंज आ पाएगा ताकि खर्च एक समान रहे। अब खर्च एक समान, जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्च है वो एक समान। अगर पहले एक्सपेंडिचर मान के चलो ई ही मान लो भाई, पहले एक्सपेंडिचर ई था और बाद में भी एक्सपेंडिचर ई रहे, ये पूरा का पूरा हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छे से समझो, ये कहता है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, तो 20% की फ्रैक्शन बन गई 1/5। चीनी की कीमत पहले 5 थी, अब चीनी की कीमत हो गई 6। चीनी की कीमत पहले 5 थी, अब 6 हो गई। जो कंजप्शन है उस पर क्या फर्क पड़े ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यदि एक्सपेंडिचर सेम रहता हो, यदि एक्सपेंडिचर सेम रहता हो तो जो अनुपात कीमत का होगा उसके विपरीत अनुपात हमेशा कंजप्शन का होगा। अगर इसकी रेशो 5:6 बनती है तो कंजप्शन की रेशो 6:5 बनेगी। इसका मतलब भाई एक परिवार पहले 6 यूनिट खाता था, बाद में 5 यूनिट खाने लग गया, तो कमी आई कंजप्शन में। कितनी कमी आई, यहां पर आप देख पा रहे हो भाई, 1 की कमी आई। हम कहेंगे 1 की कमी, 6 में ही तो आई 1 की कमी। अरे मेरे भाई 6 में ही तो आई 1 की कमी, तो 1 की कमी 6 में और गुणा में 100, ये प्रतिशत बनाने के लिए, क्योंकि इसने कहा है कि कितने प्रतिशत का चेंज होगा या कमी आएगी, ठीक है ना। तो कमी आ गई भाई, तो यहाँ 1/6 गुणा में 100, 2 पे काटोगे 2 तिया 6, 100 को काटोगे 50, तो ये बन गया भाई 50/3। और 3 पे काटोगे 3 एकम 3 10, 3 एकम 3 20, 3 छके 18 पॉइंट, तो ये बन गया 16.66%, जो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही बनता है, 16.66%। आशा करता हूं भाई ये क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोगों को समझ आ गया होगा। बट इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, डायरेक्ट कैसे, समझो भाई इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। यहां आप लोग बस इतना समझ लो, जो प्रतिशत में कमी आई या बढ़ोतरी हुई है वो प्राइस में आई है। देखो जो हमारा प्राइस है, जो मैंने पी लिखा है, ये 20% बढ़ गया, वृद्धि हो गई। अभी अभी हमने 20% की फ्रैक्शन बनाई थी, 20 गुणा में 1/100 करके, जो बनी थी 1/5, जो बनी थी 1/5, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन बनी थी 1/5। अब देखो
ये कहता है कि जो प्राइस है वो 5 पे 1 बढ़ गया, यहां बढ़ा हुआ दे रखा है इसलिए बढ़ गया, कम तो प्लस कर देंगे। अगर यहां कहता भाई कम हो गया तो यहां 1 माइनस करते। अब समझो डायरेक्ट कंजप्शन कैसे तैयार करना। देखो यदि खर्च एक समान हो, डायरेक्ट कंजप्शन कैसे तैयार करोगे समझो। कंजप्शन डायरेक्ट, देखो अगर ऊपर इस फ्रैक्शन के अंदर जो भी न्यूमरेटर होगा या 1 है तो इसका भी 1 होगा। अगर प्राइस का न्यूमरेटर 2 है तो इसमें भी 2 होगा। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, ये समझ लो, ये पकड़ के चलो। इस भिन्न में जो ऊपर होगा ना, कंजप्शन में भी वही होगा भाई। यहां अगर 1 है तो यहां 1 होगा, यहां अगर 2 है तो यहां 2 होगा, यहां अगर 3 है तो यहां 3 होगा। ठीक है, अब ये 5 पे 1 बढ़ा है तो जोड़ दो, अगर 1 घटा है तो घटा दो। तो 5 पे प्राइस 1 बढ़ा है तो 5 पे 1 बढ़ गया तो 5 और 1 6, तो कंजप्शन आ जाएगा नीचे 6, मतलब कंजप्शन बन जाएगा 1/6। और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा में 100, 2 पे काटूं तो 3, 2 पे काटूं तो 50, और ये बन जाएगा 50/3। अभी सोल्व किया था 16.66%, 50/3। इसी को हम 16:2/3% में बोलते हैं। 16 सही 2/3%, बट ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में पॉइंट के साथ है तो हमारा सी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। सेम अप्रोच के साथ दिया गया है, सेम स्टेटमेंट है जैसा पहले क्वेश्चन किया है, तो ट्राई करो। ट्राई किस प्रकार करना, अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी करवा रहा हूं तो आपको वीडियो को रोककर अच्छे से ट्राई करना। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन दूसरे मेथड से बनाएंगे। क्या कह रहा है ये, चीनी की कीमत में 30% की कमी हुई, तो चीनी का प्राइस है वो 30% कम हो गया। पहले जो भी रहता हो वहां से 30% की कमी आ गई। कहता कि खर्च तो समान रहे लेकिन खपत कितने परसेंट बढ़ाया जाए। ठीक है, देखो प्राइस में क्या कह रहा है ये, प्राइस 30%, पहले तो 30% की फ्रैक्शन बनाओ, 30 गुणा में 1/100, तो भाई यहां पर इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 3/10। ये कहता है कि प्राइस 30% कम हो गया। कम होने का मतलब यहां माइनस, जैसे पिछले क्वेश्चन में बढ़ गया था तो यहां प्लस। अब जो कंजप्शन है, कंजप्शन डायरेक्ट अगर उसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो मैंने कहा था अगर ऊपर 3 है तो ऊपर 3 ही आएगा, लेकिन नीचे प्राइस 10 पे 3 कम हो गया। प्राइस जब 10 पे 3 कम होगा, 10 में से 3 घटा दोगे, 10 में से 3 गया 7, तो ये बन जाएगा 3/7 और इनटू में 100, 300 बटे में 7, 7 चौका 28, 20, 7 दूनी 14, तो 42 पॉइंट, फिर आगे भाई 7 8 56, तो ये 42.8 जो ऑप्शन है, ऑप्शन उसके अंदर एक ही ऑप्शन है 42.84। आगे आपका 84 बनेगा या 5 बनेगा, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन बनता है, वो बनता है आपका बी ऑप्शन 42.84। तो यहां आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति चीनी की खपत इतने परसेंट बढ़ा देता है क्योंकि चीनी की कीमत x% कम हो जाती है। चीनी की कीमत कम हो गई x%, कुछ भी हो सकता है x। परिवार क्या कर देता है, मतलब चीनी की कीमत कम होगी भाई। चीनी पहले कुछ रुपए की आती थी, वहां से कुछ रुपए किलो की आती थी, फिर वहां से क्या हुआ, उसका प्राइस घट गया प्राइस। एक परिवार क्या करता है, खर्च तो सेम रखता है, पहले जितने की खरीदता था अब भी उतने की खरीदता है, बट खाने ज्यादा लग गया, खपत बढ़ गई उसकी। तो खपत अगर बढ़ गई तो यहां से हमें प्राइस बताना कितना कम होगा, सेम होगा। अगर खर्च सेम है तो रेशियो तो भाई जब प्राइस की और कंजप्शन की है वो तो क्या रेशियो आपकी अपोजिट रहनी है। कब, जब खर्च एक समान रहे। यहां कुछ नहीं है, यहां कंजप्शन दे रखा पहले। जो कंजप्शन है, खपत है वो 42.84%, अच्छे से समझ लो भाई, 42.84% बढ़ गया। अब समझो अच्छे से, यहां से फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, यहां से पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा के, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 लगाओगे और परसेंटेज का नाम का 1/100, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छे से समझो, देखो ये 42.84 है, यहां समझ लो अच्छे से। देखो मैंने स्टार्टिंग में फ्रैक्शन नहीं करवाई,
जितनी भी फ्रैक्शन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है इस सेशन में क्वेश्चन के साथ साथ करते चलेंगे। हर एक फ्रैक्शन को अच्छे से समझना। देखो अगर ये 42.84% है, क्या करो भाई, जो स्टार्टिंग में लगा हुआ है वो तो लिख दो। स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है 42, अच्छे से समझ जाएंगे इस तरीके से भी हर एक फ्रैक्शन को, कुछ नहीं बचेगा। ये 42 है, इधर 42 लिख दो, बटे में ये कितना गुना गया, 2 गुना गया। अरे 42 दूनी 84, 2 गुना गया। एक बात समझ लो भाई, जितना आगे है वो न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, और ये जितना गुना जाएगा, अगर 2 गुना गया तो 100 में से 2 घटा दो। अगर 42 से कम 42 होता तो 1 घटा देते, 42 गुना 3 होता, जितना गुना जाएगा 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से 2 गया, ये 98 बच गया। अच्छे से समझ लो, ये 42 है, ये हमने एजिटेज ऊपर रख लिया, इसका ये 2 गुना जाएगा तो 100 में से 2 घटा देंगे, डायरेक्ट नीचे 98 आ जाएगा। 14 पे कटेगा, 14 तिया 42, 14 सत्ते 98। तो यहाँ 42.84% की जो फ्रैक्शन है वो होगी 3/7। 42.84% की जो फ्रैक्शन है वो होगी 3/7। और ये कहता है कि खपत बढ़ गई, बढ़ने का मतलब ये प्लस का 3 हो गया भाई। जो आपका प्राइस है, प्राइस तो मैंने क्या कहा था, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, चाहे प्राइस देके कंजप्शन पूछे, चाहे कंजप्शन देके प्राइस, चाहे कीमत देके खपत पूछे, चाहे खपत देके कीमत, एक ही चीज है। बट नीचे पहले 7 था, उस पर 3 बढ़ गया, 7 और 3 10 बन जाएगा। नीचे वाले में अगर बढ़े तो ऊपर वाले को जोड़ दो, अगर घटे तो घटा दो। तो ये 3/10 और गुणा में 100, 0 से 0 भाई आपका 30% बनेगा, और जो आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, करो ट्राई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल है इसके, एक्स वाई के बिल्कुल विपरीत है। एक्स जो है वाई उसके बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। ये कहता है एक्स में 37.5% की वृद्धि हो गई, तो वाई के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। देखो एक्स 37.5% बढ़ गया। अब ये 37.5% दे रखा है, फ्रैक्शन पे प्रॉपरली काम करेंगे सेशन के अंदर, ठीक है ना। जैसे ये 37.5% है, इसको हम 37 सही 1/2% भी लिख सकते हैं। 37.5 को 37 सही 1/2% भी लिख सकते हैं। 37.5 सही है भाई, 37.5 है भाई। यहां से 37 और 2 की गुणा करेंगे, 37 दूनी 74, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है और ये जुड़ जाता है। 37 दूनी 74, 74 और 1 75, तो ये बन जाएगा 75/2, 75/2। और जो ये लास्ट में परसेंटेज लगा है ना, परसेंटेज, इसके नाम का 1/100। दोबारा देख लो, 37.5 को 37 सही 1/2 कहेंगे, प्रतिशत के नाम का प्रतिशत लगेगा, और यहां पर 37 सही 1/2 बनेगा 75/2, और प्रतिशत के नाम का 1/100। 25 या 75, 25 चौका 100, ये 3 बटे में 4 दूनी 8 रहेगा, 3/8। मतलब 37.5% की फ्रैक्शन जो होगी वो होगी 3/8। तो यहां पर क्या है भाई, फ्रैक्शन बनेगी 3/8। और ये कहता है कि एक्स में वृद्धि हुई है, इसका मतलब एक्स पहले 8 था, अब कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। वाई एक्स के बिल्कुल अपोजिट है। सेम क्वेश्चन बनता अगर इस प्रकार से आता है, अगर यहां 3 है तो वाई के ऊपर भी 3 रहेगा, वाई की फ्रैक्शन में भी। एक्स की फ्रैक्शन में अगर ऊपर 3 है तो वाई की फ्रैक्शन में 3 रहेगा, लेकिन जो नीचे है ना डिनोमिनेटर है, वहां ये 8 है, 8 पे 3 बढ़ गया, 8 और 3 बढ़ गया, जोड़ दो 8 और 3 11, यहां 11 आ जाएगा, 3/11 और गुना में 100, 3/11 गुना में 100, तो ये बन गया भाई 300 बटे में 11, 11 दूनी 22, 80, 11 अस्ते
77.30, फिर ये बन गया भाई 27.27%। दोबारा देख लो, ये आपका 37.5% के फ्रैक्शन 3/8, 8 पे 3 x की वैल्यू बढ़ गई, तो y इसके बिल्कुल विपरीत है। सेम क्वेश्चन बनेगा, ऊपर 3 है तो यहाँ भी 3/8 से 3 बढ़ गया, इधर 11 आ जाएगा। ये 300/11, तो 300/11 का मतलब 11 दूनी 22, 80 बन गया, 11 से 77.3 बच गया था, फिर 11 दूनी 22, 80, फिर ये तो 27.27%। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो भाई। तो क्या कह रहा भाई क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है अभी टाइप चेंज हो गया। देखो अब तक तो क्या था, या तो चीनी की कीमत बढ़ती थी, घटती थी, खर्च सेम रहता था, कंजप्शन में आपसे चेंज पूछता था। अब क्या होने लग रहा है कि यहां पर देखो, समझो भाई, चीनी की कीमत बढ़ गई या घट गई, खर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, खपत पूछ लेता था, या खपत बढ़ गया घट गया, खर्च तब भी सेम रहता था, प्राइस पे कीमत पे क्या चेंज आएगा वो पूछता था। अब क्या करने लग गया है इस टाइप के अंदर, 5वें क्वेश्चन जो क्वेश्चन शुरू होने लग रहे हैं, यहां कहता है चीनी की कीमत 30% कम हो जाती है। चीनी भी 30% कम हो गई, उसकी कीमत, चीनी की कीमत 30% कम हो गई, और जो खर्च है वो 10% कम हो गया। प्राइस पे भी परसेंटेज में इफेक्ट पड़ा है, एक्सपेंडिचर पे भी, हमें खपत पे बताना। पहले तो खर्च सेम रहता था, देखो और मैंने आपको अच्छे से बताया था, अगर खर्च सेम रहे तो प्राइस और कंजप्शन की रेशो एक दूसरे के विपरीत रहती है, बट ये टाइप चेंज हो गया। क्या कहना चाहता समझो भाई, ये कहता है जो प्राइस है वो 30%, अब 30% की फ्रैक्शन अच्छे से बना पाओगे, 30% की फ्रैक्शन 30 गुणा में 1/100, ये बनेगी 3/10, 3/10। प्राइस कम हो गया, मतलब पहले प्राइस 10 था, 3 कम हो गया, कितना रह गया भाई 7। पहले प्राइस 10 था, 3 की कमी आ गई, 7 रह गया। ये कहता है कंजप्शन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, कंजप्शन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ताकि एक्सपेंडिचर, देखो पिछले टाइप में क्या था, ये सेम रहता था, अगर ये सेम रहता था तो ये 7 और ये 10 हो जाता था, अपोजिट। लेकिन अब कहता है कि खर्च भी 10% कम हो गया, 10% की जो फ्रैक्शन है वो होगी 1/10, मतलब कि 10 पे खर्च 1 कम हो गया, कितना हो गया भाई 9 हो गया। अब यहां से क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है, अगर हम इसी पे काम करें, प्राइस एक्सपेंडिचर पे कमी आएगी, ये बढ़ा भी सकता है भाई, कंजप्शन पे रेशो बनानी है, तो यहां आप ये समझ सकते हो कि जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर वो प्राइस और कंजप्शन का प्रोडक्ट होता है भाई। किस प्राइस पे कितना खाता है तभी तो खर्च निकलता है भाई। अगर चीनी की कीमत मान के चलो आज के टाइम पे 40 रुपए प्रति केजी है, और आप 5 किलो चीनी खाने लग रहे हो, तो 40 कीमत पे 5 किलो चीनी, 40×5 200 खर्च निकल गया। मतलब कि कीमत और खपत की गुणा करके क्या निकाला जा सकता है, आपका एक्सपेंडिचर निकाला जा सकता है। तो यहां से करो क्या, एक्सपेंडिचर बन जाएगा प्रोडक्ट, सॉरी प्राइस इनटू में कंजप्शन। लेकिन अगर हम मुझे कंजप्शन चाहिए हो, अगर मुझे कंजप्शन चाहिए हो तो एक्सपेंडिचर के बटे में क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। ये पॉइंट अच्छे से समझ लो, अगर कंजप्शन मुझे चाहिए तो एक्सपेंडिचर के बटे में प्राइस आ जाएगा, अरे जो खर्च होने लग रहा है उसके बटे में कीमत आ जाएगी। तो ये बताओ पहले खर्च कितना होता था 10, और कीमत भी कितनी थी पहले 10। पहले खर्च 10 होता था, कीमत भी 10 थी। देखो रेशो अगर मैं बनाऊंगा यहां से, ये हटा देता हूं भाई, देखो यहां लिख देता हूं, जो एक्सपेंडिचर है, सॉरी जो कंजप्शन है वो आपका एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस होगा।
ये ध्यान रखना है, खपत हमेशा खर्च बटे में कीमत के बराबर होता है, खर्च बटे में कीमत। अरे जो खपत है, खपत वो खर्च बटे में कीमत। सी का मतलब कंजप्शन खपत, ई का मतलब एक्सपेंडिचर खर्च, और पी का मतलब प्राइस कीमत। हिंदी में भी लिख लेना कि जो आपकी खपत है वो बराबर होगी खर्च बटे में कीमत, खर्च बटे में कीमत। यहां से क्वेश्चन बनाओ, देखो जो कंजप्शन है पहले कुछ होगी और बाद में कुछ होगी। ये बताओ पहले रेशो के अंदर खर्च कितना था 10, और पहले ही प्राइस कितना था 10। देखो पहले खर्च भी 10 था, प्राइस भी 10 था, तो खर्च बटे में कीमत, पहले खर्च भी 10 होता था, कीमत भी 10 थी, तो रेशो बन गई कि नहीं बन गई। बाद में खर्च कितना होने लग गया 9, और कीमत कितनी रहेगी 7। बाद में खर्च होने लग गया भाई 9 और कीमत रहेगी 7। 9 खपत पे 7 कीमत। यहां से देखो तो 10/10 क्या होगा 1, और ये क्या रह गया 9/7। तो यहां से रेशो बनाऊंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 एकम 7, और ये क्या रह गया 9। तो ये बन गए भी 7:9। तो पहले की जो, अच्छे से समझ लो, पहले की जो कंजप्शन थी वो 7 थी, बाद में कंजप्शन कितनी होगी 9। डायरेक्ट रेशो मिल गई 7:9। यदि व्यक्ति पहले 7 खाता था तो अब कितना खाने लग गया 9। और ये कहता है कितना प्रतिशत खपत अधिक होगा। ये बताओ 7 खाता हुआ व्यक्ति, कोई परिवार है, अगर वो 7 यूनिट खाता है, बाद में 9 यूनिट खाने लग गया तो बढ़ गया भाई, कितना बढ़ गया 2, कितने पे 7 पे, इंटू में 100, तो यहां 200/7, 200/7। और ये जो 200/7 आपका, ये 7 दूनी 14, 60 7 8 56 पॉइंट भाई 40, 7 पंजे 35, तो लगभग 28.5। ये आपका बन जाएगा डी ऑप्शन 28.5। देखो ये टाइप चेंज हुआ है, एक बार अच्छे से दोबारा मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूं इसको। देखो प्राइस 30% कम हो गया 3/10, 10 पे 3 कम होना मतलब 7 रह गया। खर्च 10% ये भी कम हो गया, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 पे 1 कम हो गई 9 रहेगी भाई। अब इसी पैटर्न पे हम एक बात समझते हैं कि जो खपत होती है, खपत वो खर्च के बटे में कीमत होती है, खर्च के बटे में कीमत होती है। तो पहले वाली अगर हमें खपत निकालनी है, पहले वाली खपत, तो पहले खर्च 10 होता था, कीमत भी 10 थी, इसलिए मैंने 10/10 लिख दिया। खर्च भी 10 था, कीमत भी 10 है। बाद में खर्च 9 करता है और कीमत 7 रह गई, तो बाद में खर्च 9 करता है, कीमत 7 रह गई, तो यहां 10/10 1 हो गया, 9/7 ऐसे कैसा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7:9। तो ये रेशो बन गई खपत की, कंजप्शन की, कि परिवार पहले 7 खाता था अब 9 खाता है। तो यहां कितना ज्यादा खाने लग गया 2 ज्यादा खाने लग गया, 7 पे गुणा में 100, 200/7 जो हो जाएगा 28.5%। ठीक है, तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन को एक और तरीके से बनाया जा सकता है जो इससे कहीं बेटर है। समझ गए ना, इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो, ये भी काम आने वाली चीज है भाई, अच्छे से समझ लो, आगे आने वाले क्वेश्चनों में काम आएगी। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें परसेंटेज जो दे रखी है वो पॉइंट्स में नहीं है, सिंपल इंटीजर के अंदर है, पॉइंट्स में नहीं है, सिंपल है ना, तो वहां डायरेक्ट हम अगले तरीके से जैसे करेंगे उसी तरीके से हमें क्वेश्चन बनाना है। तो अगला टाइप देखो भाई, देखो भाई जो खपत होती है, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है और बड़ा जबरदस्त बेहतरीन तरीका है। जो खपत होती है, जिसको बार बार मैं कंजप्शन लिख रहा हूं, वो डिपेंड करती है 2 चीजों पे, एक तो होने वाले खर्च पे और एक बढ़ी हुई या घटी हुई कीमत पे, और वही बढ़े हुए और घटे हुए आपके खर्चे पर डिपेंड करता है। अब यहां से एक परिवार की खपत पहले कुछ रही होगी
और बाद में कीमत बढ़ने और खर्च घटने या बढ़ने के बाद में कुछ हो रही होगी। तो दो ही तो चीजें निकालनी है कि पहले खपत कितनी थी, बाद में कितनी हो गई खपत, दो ही चीजें निकालनी है। इसका डायरेक्ट सा क्या है, समझो बात, क्या डायरेक्ट सा फंडा क्या है इसका। अगर हमें पहले वाली खपत निकालनी हो, अगर हमें पहले वाली खपत निकालनी हो तो 100 में से प्लस या माइनस को करो, 100 में से प्लस या माइनस को करो कीमत को, 100 में से कीमत को प्लस या माइनस करोगे। और अगर हमें बाद वाली खपत चाहिए तो 100 में से प्लस या माइनस को करोगे खर्च को। बस इस पॉइंट पे ध्यान रखना, डायरेक्ट रेशो बन जाएगी खपत की। समझो कैसे, अगर कीमत बढ़ रही हो तो जोड़ दो 100 में, अगर घट रही हो तो 100 में से घटा दो कीमत को। सेम भाई, अगर खर्च बढ़ रहा है तो प्लस कर दो, घट रहा है तो माइनस। अब यहां डायरेक्ट बनाओ, ये कंजप्शन की खपत की रेशो आ जाएगी। कौन सी रेशो, पहले कितने खाता था बाद में कितने खाता है, डायरेक्ट। देखो यहां जो कीमत है, कीमत वो 30% कम हो गई, तो 100 पे 30% कम, मतलब 100 माइनस का 30 रेशो में। जो खर्च है, खर्च वो खर्च भी 10% कम हो गया, तो 100 पे 10 की कमी, 100 पे 30 कम हो गया, 70 बन गया। ये भी 100 पे 10 कम हो गया, 90 रह गया भाई। तो ये 100 पे अगर कीमत 10 कम हो गई तो ये 70 रह गई, और ये 100 पे 10 की कमी 90 रह गई। रेशो बनाएंगे तो रेशो बनेगी 7:9, 7:9। पहले 7 था, फिर 9 कंजप्शन, मतलब पहले परिवार 7 खाता था, अब 9 डायरेक्ट बन गई। अब जो खपत है वो बढ़ गई, कितने बढ़ गई, 2, कितने पे, 7 पे। अभी पीछे हमने सोल्व किया 2/7 और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा, अभी भी सोल्व किया भाई, ये बन जाएगा 28.5%, जो आपका डी ऑप्शन होगा। डायरेक्ट बनाओगे, ठीक है ना, तो इनकी रेशो को डायरेक्ट बनाओगे 100 में कीमत को प्लस माइनस करके और 100 में खर्च को प्लस माइनस करके, पहली और बाद की खपत की रेशो बन जाएगी। तो अगला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ट्राई करो एक बार उसको। देखो भाई, डायरेक्ट खपत बनाएंगे। ये कहता है चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, तो कीमत बढ़ गई 20%, तो 100 में 20 जोड़ दो, ये बन गया 120। और ये कहता है कि खर्च भी 5% बढ़ गया, कीमत 20% बढ़ गई, 100 में 20 जोड़ दिया 120। खर्च 5% बढ़ गया तो 100 में 5% बढ़ गया, 5 जोड़ दो 105। तो पहले वाली खपत 120 थी, बाद वाली खपत 105 हो गई। यहां पर ये 15 पे कट जाएगा, 15×8 = 120, 15×7 = 105, तो ये 8:7 रह गए भाई। तो पहले परिवार 8 यूनिट खाता था, अब कितने यूनिट खाता है, 7। और ये कहता है प्रारंभ में वह 240 किलोग्राम खपत करता हो। यहां 240 किलोग्राम रियल डेटा दे दिया। एक बात बताओ भाई, स्टार्टिंग में 240 किलोग्राम खाता था, यूनिट में कितने खाता है स्टार्टिंग में, 8, तो 240 किलोग्राम 8 यूनिट के बराबर है। और ये कहता है कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, ये बताओ। 8 से 7 की कमी आ गई, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की। अगर 240 किलोग्राम 8 यूनिट के बराबर है तो 1 किलोग्राम किसके बराबर है, डायरेक्ट निकाल दो, ये होगा 30 किलोग्राम के बराबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। आंसर क्या होगा भाई, डी ऑप्शन होगा। तो 7वां क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे है, करो ट्राई में। क्या कह रहे हैं 7वें क्वेश्चन में, कीमत 30% बढ़ गई और एक परिवार 50 किलो चीनी कम प्रयोग करता है और खर्च 10% बढ़ गया, वास्तविक खपत ज्ञात करो। देखो जो खपत है, खपत पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, सेम क्वेश्चन है पिछले टाइप वाला। कहता है कीमत में 30% की वृद्धि हो गई, तो कीमत 100 से 30 बढ़ गई, 130 हो गई। अब ढूंढो खर्च, स्टेटमेंट में खर्च कहां लिखी है, ये लिखी, खर्च 10% बढ़ गया भाई,
खर्च भी 10% बढ़ गया, तो खर्च हो गया 110। तो बताओ रेशो क्या बनी, 13:11। परिवार पहले 13 खाता था, अब 11 खाता है। तो यहां क्या कहता है, एक परिवार 50 किलो कम चीनी प्रयोग कर पाता है। एक बात बताओ, 13 से 11 कर पाया, कितने कम कर पाया, 2 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना दिया, 50 किलोग्राम। तो भाई 50 किलोग्राम 2 यूनिट के बराबर है। 50 किलोग्राम 2 यूनिट के, 50 किलो कम करता है, यूनिट में 2 कम करता है, तो 50 किलोग्राम 2 यूनिट के बराबर। और कहता है वास्तविक खपत ज्ञात करो। वास्तविक तो पहले वाली है जो स्टार्टिंग में करता था, वास्तविक खपत है भाई 13, ये 13 यूनिट आपको निकालनी है, तो गुणा में 13, 2 पे 50 को काटोगे तो 25, और 25 गुणा में 13, 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, तो 325 केजी। ये आपका जो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, 325 केजी। डायरेक्ट उसी कंसेप्ट पे, बट यहां पे रियल डेटा देना इसने शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कीमत में 15% की कमी। सेम उसी टाइप पे देखो, खपत बनानी है, कीमत में 15% की कमी की वजह से एक परिवार 40 किलो अधिक चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 19% ही बढ़े। चीनी में 15% की कमी आ गई, तो 100 पे 15% की कमी, 100 में से 15 घटा दो, 85 रह गया। और खर्च क्या कह रहा है भाई, खर्च 19% बढ़ गया, तो 100 में 19% बढ़ गया तो 119, 17 पे कट जाएगा, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119। तो अगर खपत पहले 5 होती थी, तो अब खपत कितनी होती है, 7 होती है। अब ये कहता है कि एक परिवार 40 किलो अधिक चीनी प्रयोग करता है, तो यहां ये बताओ, ये 5 से 7 खाने लग गया, तो कितना यूनिट ज्यादा यूज करता भाई, 2 यूनिट। और वहां कितना किलो, 40 किलो, तो 40 किलो को 2 यूनिट के बराबर मान लो। ये 40 किलो इस 2 यूनिट के बराबर है, क्योंकि परिवार 40 किलो अधिक खाता है, यहाँ 2 यूनिट। और कहता है वास्तविक खपत ज्ञात करो, और वास्तविक खपत कितनी है, 5। तो 40 किलो बटे 2 गुणा 5, 2 पे काटोगे 20, और 20 पंजा 100, 100 केजी बन जाएगा बस 100 किलोग्राम। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो 9वां क्वेश्चन एक बार 2 मिनट के लिए ट्राई करो भाई, बनेगा इस पे, बट जो परसेंटेज है वो पॉइंट्स में आ गई है, ठीक है ना। देखो जी, ये क्वेश्चन कहता चीनी की कीमत में 16.66% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, अधिक होगी चीनी की कीमत, और खर्च 37.5% कम हो गया। एक परिवार केवल 90 किलो चीनी ही खा पाता है, और यह कहता है कि भाई स्टार्टिंग में कितनी खाता था, ठीक है। यहां पर सेम क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन क्या आपका बिल्कुल सेम रहेगा, बट जो परसेंटेज है वो पॉइंट्स के अंदर दे दिए गए हैं, 16.66%। अगर आप इस प्रकार से बनाओगे तो फ्रैक्शन बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी। समझो करना क्या है, आप लोग वही कंसेप्ट अप्लाई करो, जैसे प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, इस रेशो पे काम करना। डायरेक्ट अच्छे से समझना है क्वेश्चन। ये कहता है कि चीनी की कीमत 16.66% बढ़ गई, चीनी की कीमत 16.66% इंक्रीज हो गई। ये अच्छे से समझना भाई, क्या करना है देखो, ये पॉइंट्स वाले जो आपके बनते हैं इनको अच्छे से समझना है। स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, 16,
तो 16 तो ऊपर आएगा ही आएगा। ये कितना गुना गया, 16 चौके 64, पूरा नहीं गया ये, बट 66 के आसपास तो गया 4 गुना, अरे 66 के आसपास गया 4 गुना, 16 चौके 64। तो 100 में से 4 घटा दो, आसपास गया है ना तो घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 4 घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 96 बन जाएगा, और ये 1/6। तो इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/6। मतलब चीनी की कीमत 16.66% बढ़ने का मतलब है 1 बढ़ गई 6 पे। पहले कीमत 6 थी, अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 7। ये काम तो हम आराम से कर सकते हैं ना, 16.66% अधिक हो गई। आगे कहता जो खर्च है वो 37.5%, वो भी कम हो जाता भाई, 37.5%। मैंने पहले भी बताया था, दोबारा देख लो, 37.5% का मतलब 37 है, 1/2%, 37 दूनी 74, 74 और 1 75/2, परसेंटेज का नाम का 1/100, 25 या 75, 25 चौके 100, तो ये 3/8 बन जाएगा भाई, ये बन गया 3/8। तो मतलब कि जो आपका खर्च था वो पहले 8 था और दोबारा 3 घटने के बाद 5 रह गया, खर्च 8 से 5 रह गया। दोबारा देख लो, कीमत 16.66% बढ़ गई, जिसकी फ्रैक्शन 1/6 बनती है, मतलब 6 से 1 बढ़ गई, 7 हो गई, ठीक है। और ये कहता है जो खर्च है, खर्च वो 37.5% कम हो गया, 37.5% की फ्रैक्शन होगी 3/8, मतलब 8 खर्च पे 3 कम हो गया, खर्च कितना रह गया, 5। अब हमें कंजप्शन की रेशो बनानी है। मेन रेशो किसकी बनानी है, कंजप्शन की। एक बात का ध्यान रखना, यहां हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे क्वेश्चन में। क्या कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 5 की गुणा 6 से और इस 8 की गुणा 7 से। ध्यान रखना है बस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए खर्च पे चीजें बनाएंगे, खर्च पे। ये खर्च 8 है और इसकी गुणा 7 पे करोगे, 8 7 56, बट लिखेंगे खर्च वाले की तरफ, ये 8 7 56। अरे 8 और 7 की गुणा 56 बनाती है, 56 ये कीमत के सामने नहीं लिखना है, ये 56 हमें खर्च के सामने लिखना है, 8 7 56, और ये 5 6 30, मतलब कि खपत का अनुपात बन गया भाई 56:30। पहले परिवार 56 यूनिट खाता था, अब परिवार कितना यूनिट खाता है, 30, ठीक है ना। ये रेशो नहीं है, कटेगी, 2 पे इसको काटोगे तो 2 पे 56 को तो 28, 30 को काटोगे भाई 15। तो पहले परिवार 28 यूनिट खाता था, अब परिवार 15 यूनिट खाता। और ये कहता है कि एक परिवार 90 किलोग्राम चीनी खपत कर पाता है। प्रारंभिक खपत याद करो, मतलब प्रारंभिक खपत पूछ ली, बाद में 90 किलो कर पाता है, और बाद में यूनिट में कितना है 15, तो 90 केजी 15 यूनिट के बराबर है। तो प्रारंभ में 28 यूनिट था, तो गुणा में 28 कर दो, 15 छिका 90 और 28 छिका 168, तो स्टार्टिंग में भाई 168 किलोग्राम खाता था। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दोबारा देख लो, इस पे 2-3 क्वेश्चन और आएंगे आपके, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो भाई। जो कीमत है 16.66% बढ़ गई, 1/6, 6 पे 1 बढ़ गई, 6 पे 7 हो गई। और जो खर्च है 37.5% कम हो गया, 37.5% की फ्रैक्शन 3/8, 8 पे 3 कम हो गया, 5 रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30 लिखना है खर्च के सामने, 8 8 7 56 लिखना है खर्च के सामने। 56:30 का मतलब परिवार पहले 56 यूनिट खाता था, बाद में 30 यूनिट खाता है। 56 और 30 2 पे कटेंगे तो 28 15, 90 किलोग्राम बाद में यूज करने लग गया, यूनिट में 15, इसलिए 90 केजी 15 यूनिट के बराबर है। 28 केजी की वैल्यू 168, तो स्टार्टिंग में वो 168 किलोग्राम खाता था। तो ये जो 10वां क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के ऊपर, इसको ट्राई करो अच्छे से, इसी कंसेप्ट पे है भाई। क्या कहता है ये, चीनी की कीमत 57.14% कम हो गई। देखो प्राइस पे बात है, ठीक है। ये जो परसेंटेज है 57.14%, इसको बड़े ध्यान से समझना है। अभी तक मैं क्या बताता आया हूं, जो आगे लगा है जैसे 57 है, 57 ऊपर रहेगा, और इसका जितना गुणा इधर होगा, जितना गुणा इधर होगा
ठीक है, क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देख लो भाई, 57.14%। अभी तक जैसे मैंने पहले 42.84%, एक बार ये समझ लो, मैंने ये बताया था जितना स्टार्टिंग में है वो ऊपर लिख दो, और इसका जितना गुणा, जैसे 42 दूनी 84, वो 100 में से घटा दो, 100 में से 2 गया 98, ठीक है, 14 या 42, 14 7 98, ये बन गए 3/7। ये समझ में आया? तो यहां क्या है, अगर मैं 57 को ऊपर लूं तो भाई 57 का कुछ गुना बन ही नहीं रहा, 57 का तो कुछ गुना बन नहीं रहा, तो यहां करना क्या, बनाना पड़ेगा इसके लिए। देखो कैसे, 57.14 पे कैसे बनाओगे, समझ लो डायरेक्ट। ये 57.14 है, 57 में से एक कम कर दो, 57 में से एक कम कर दिया 56, एक की कमी कर दी 57 में से, और वो एक यहां लगा दो, ये 14 की बजाय 114, 57 में से जो एक कम किया था वो यहां लिख दिया, ये 56 हो गया, ये 114 पॉइंट के बाद, तो भाई 56 तो ऊपर रहेगा। अब 56 से कितना गुना गया, ये लगभग 2 गुना, क्योंकि 56 दूनी 112 होते हैं, 56 का 2 गुना गया, लगभग 56 दूनी 112, तो 100 में से 2 घटा दो, कितना हो गया 98, तो ये बन गया 14 चौके 56, 14 सत्ते 98, 4/7, ये बन गया भाई 4/7। मतलब कि जो चीनी की कीमत 57.14% कम होती थी, वो 57.14% की फ्रैक्शन है 4/7। मतलब पहले कीमत 7 थी, 4 कम हो गई, अब कीमत कितनी रहेगी भाई, 3 रहेगी। इतनी बात समझ गए। और कहता है कि व्यय खर्च केवल 66.66% अधिक हो जाता है। दोबारा देखो भाई, एक और पॉइंट्स के अंदर फ्रैक्शन आ गई है। कंजप्शन तो यहां बनानी है, हम बात कर रहे हैं भाई खर्च पे, एक्सपेंडिचर पे, कंजप्शन हमें बनानी है। देखो कीमत दे रखा था 57.14%, जो होता है 4/7, 7 पे 4 की कमी 3 हो गया। लेकिन जो कंजप्शन है, सॉरी एक्सपेंडिचर है, वो 66.66% बढ़ जाता है। ठीक है, खर्च बढ़ गया भाई। तो यहां ये बताओ स्टार्टिंग में कितना लगा हुआ है 66, तो ये ऊपर रहेगा। और ये इसका कितना गुना गया, 1 गुना, 1 गुना गया तो 100 में से 1 घटा दो, 100 में से 1 गया 99, ये ऊपर ऐसे कैसा रहेगा। ये इसका कितना पॉइंट के बाद ये 1 गुना गया कि नहीं गया भाई, 100 में से 1 घटा दो 99, तो 11 22 पे काट दो, 22 या 66, 33 पे कट जाएगा। 33 का डबल 66 और 33 का 3 गुना 99, ये बन गया 2/3। मतलब कि जो चीनी की कीमत है उसकी भिन्न और उसकी फ्रैक्शन 2/3 बनी, 3 पे 2 बढ़ गई। मतलब पहले खर्च 3 होता था, बाद में कितना होने लग गया 5, अधिक हो गई ना 2/3। पहले 3 खर्च होता था, बाद में 2 बढ़ गया, 3 और 2 5 हो गया। अब मैंने कहा था कि यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 और 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9, खर्च के सामने लिखना है, 5 7 35, तो ये 9:35 बन गया। एक परिवार 9 यूनिट पहले खर्च करता था, बाद में कितना करने लग गया 35 यूनिट। और ये कहता है कि भाई एक परिवार 105 किलोग्राम चीनी खपत कर पाता है, प्रारंभिक खपत। तो यहां बाद में 35 किलोग्राम और रियलिटी में 105 केजी, तो ये 105 केजी 35 के बराबर है, तो 9 किसके बराबर है, गुणा में 9, 35 थी 105 और 9 थिया 27, तो भाई 27 केजी इसका आंसर आ जाएगा। और ये आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलो भाई, क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन पे चलो, ठीक है ना। तो यहां जो चीनी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते थे, ठीक है ना, जहां कंफ्यूजन होती थी वो लगभग हमने सारे कर लिए हैं। अलग टाइप के कोई क्वेश्चन होंगे वो भी इसमें हम कवर कर लेंगे भाई, बट ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। अब जो ये 11वां क्वेश्चन है ना, ये इस कंसेप्ट से हटकर है, हमने एक और यहां पर टाइप लिया है इनकम टैक्स से रिलेटेड टाइप, इस पर भी बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
अब हमारा ये सेशन है 15 क्वेश्चन का। अब जो ये 3 4 5 जो भी क्वेश्चन बच गए हैं ना, सारे इनकम टैक्स पे, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो एक बार 11वां क्वेश्चन देखो, इससे 15वें क्वेश्चन तक डायरेक्ट इनकम टैक्स पे काम करेंगे, और इस पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। एक बार 11वें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, ठीक है ना। देखो भाई, एक आदमी की सूद आय है, ये स्टेटमेंट क्या कहती है, एक आदमी की सूद आय 20% आयकर का भुगतान करने के बाद 4040 रुपए है, तो सकल आय ज्ञात करो, ग्रोस वैल्यू। देखो पहले इस पे ये समझो होता क्या है पूरा का पूरा। देखो कोई फर्म है, उसने टोटल पूरे ईयर में 100 यूनिट बचा लिए। जो 100 यूनिट पूरे ईयर में उसने बचाए हैं, सब खर्चा निकाल के, ये हो गई टोटल इनकम। ये हो गई भाई टोटल इनकम, ठीक है। इसी टोटल इनकम को हम लोग ग्रोस इनकम भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोस इनकम। टोटल इनकम बोल लो या ग्रोस इनकम, जो 100 यूनिट उसने पूरा खर्चा निकाल के बचा दिए। हिंदी में अगर बात करें, टोटल इनकम का मतलब कुल आय, और ग्रोस इनकम को क्या कहेंगे, सकल आय, ठीक है। तो सकल आय या ग्रोस इनकम, कुल आय या टोटल इनकम अच्छे से समझ पाओगे। 100 यूनिट बचा लिए, तो क्या होता है मेरे भाई, इस पे ना कुछ परसेंट टैक्स दिया जाता है। मान के चलो, हम यहां क्या कहता है, 20% आयकर का भुगतान। एक बात बताओ, इस इनकम पे टैक्स लगेगा। अगर इस इनकम पे टैक्स लगेगा तो इसको हम इनकम टैक्स कहेंगे। हिंदी में इसी को हम क्या कहेंगे, आयकर। सरकार ले लेती है भाई, 100 यूनिट बचे हैं, उसमें से सरकार को भी कुछ दो, इनकम पे टैक्स लगा दिया, तो उसी को हम हिंदी में आयकर बोलते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि चले, एक बंदे ने 100 यूनिट बचाया और 100 यूनिट पे 20% आयकर भुगतान करना पड़ गया, मतलब कि 20% यहां सरकार को देने पड़ गए। तो 100 पे 20% है, तो भाई 100 का अगर हम 20% देखें तो 100 का मतलब गुणा 20 का मतलब 20 गुणा में 100% का मतलब 1/100। सब कट जाएगा, कितना यूनिट, बेसिक सी डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो 100 पे 20% का मतलब 20 यूनिट सरकार को दे दिया। 100 टोटल बचे थे, 20 यूनिट सरकार को दे दिया इनकम टैक्स के रूप में। जितना भी बच गया ना, उसको हम बोलते हैं नेट इनकम। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, नेट इनकम, शुद्ध आय। उसी को हम शुद्ध आय या नेट इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो 100 यूनिट पे 20% दे दिया, 100 पे 20% दे दिया, तो मुझे ये बताओ यहां 80% बचा कि नहीं बचा। टोटल 100 कमाए थे, 100 में से 20% सरकार को दे दिए इनकम टैक्स के रूप में, यहां कितने बचे, 80%। तो 100 का 80%, 80 यूनिट बच गया, 20 यूनिट दे दिया। अब ये कहते हैं इतना करने के बाद वो 4040 रुपए शुद्ध आय के रूप में बचाता है, ठीक है। और ये शुद्ध आय कितनी है, 80। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि 4040 यूनिट, सॉरी 4040 रुपए 80 यूनिट के बराबर है, क्योंकि शुद्ध आय तो उसकी 4040 है, यूनिट में 80 है भाई। और ये कहता है सकल आय ज्ञात करो, ग्रोस इनकम सकल आय। और ये कितना यूनिट है, 100 यूनिट। 80 यूनिट की वैल्यू है 4040 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, गुणा में 100। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 पे काटूंगा तो 1010 और गुणा में 5050, तो कहेगा सकल आय होगी 50-50, जो आपका ए ऑप्शन बनता है। ये बड़ा बेसिक तरीके से हमने समझ लिया। ये क्यों करवाया, ताकि आपको अच्छे से पता चले टोटल इनकम किसको बोलते हैं, ग्रोस इनकम किसको बोलते हैं। हिंदी में उसको कुल आय और सकल आय बोला जाता है भाई। यहाँ पे इसको इनकम टैक्स, आयकर, और जो
सरकार को दिया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास बचेगी वही नेट इनकम या शुद्ध आय होगी। बट इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे समझो। देखो भाई तीन चीजें हैं, एक तो टोटल इनकम, जहां इसने ग्रोस इनकम या सकल आय बोला उसको मैंने टोटल इनकम लिख दिया, ठीक है। ये आपकी क्या है, सकल आय, ठीक है। एक तो होगी टोटल इनकम, उस टोटल इनकम पे देगा इनकम टैक्स, आईटी लिख दिया भाई, ठीक है। यहां मैं जीआई लिख देता हूं, ग्रोस इनकम। एक तो है ग्रोस इनकम, यही टोटल इनकम होती है, इसके ऊपर टैक्स देता है इनकम टैक्स, आईटी लिख दिया। उसी के बाद बचती है नेट इनकम, एनआई लिख दिया, नेट इनकम। तीन चीजें हैं, इस पे टैक्स देकर लास्ट में कितना बचाएगा। अब इस क्वेश्चन में कितने परसेंट टैक्स है, 20% है भाई। 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5, मतलब कि बंदे के पास 5 यूनिट ग्रोस इनकम के रूप में है, उस पे एक टैक्स दे देता है, तो बचा कितना, 4 बच गए। अरे समझो 5 यूनिट कमाई पे एक टैक्स भर दिया तो बचे कितने, 4। और यहां पर कितने बचाने लग रहा है, 4040। तो भाई वही 4040, अगर 4 हैं तो ग्रोस इनकम 5 है, तो यही तो निकालनी है। 4 पे 1 10 10 और गुणा में 5, तो ये 50 ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो 5050 ग्रोस इनकम सकल आया होगी। तो इसी पे 12वां क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, सेम इसी कंसेप्ट पे। तो क्या कह रहा है भाई 12वें क्वेश्चन में, एक आदमी की शुद्ध आय है भाई, एक आदमी की जो नेट इनकम है, टैक्स भरने के बाद कितना टैक्स, 16.66% का टैक्स भरने के बाद जो उसकी शुद्ध आय है वो 6555 है। ग्रोस इनकम मतलब कि सकल आय ज्ञात करो। टैक्स कितना पे करता भाई, 16.66%। बार बार बता चुका हूं, जितना आगे है वो लिख दो, इसका जितना गुना गया 16 चौके 64, लगभग 4 गुना गया, तो 100 में से 4 घटा दो 96। इसकी जो फ्रैक्शन बनी 1/6 बनी, मतलब कि 6 ग्रोस इनकम है, 6 सकल आय है, उस पे 1 का टैक्स दे दिया, तो नेट इनकम कितनी है, 5 शुद्ध आय। और यहां शुद्ध आय कितनी दे रखी है भाई, 6 5 5 5, यही किसके बराबर है, 5 के बराबर, और गुणा में 6। भाई देखो यहां शुद्ध आय है रुपए में इतनी, यूनिट में 5, तो ये रुपए 5 यूनिट के बराबर होंगे, तो गुणा में 6। इस पे आप इसको बना दो यार, 5 पे काट दो, 5 एकम 5, 5 ते 15, 1311 का मतलब 11 छिका 66, 13 छिका 78, तो 7866 इसका आंसर बन जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप पे नहीं है और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है एग्जाम के अंदर, अच्छे से इसको समझो। इस पे काम करते हैं भाई। देखो क्या कहता है ये, यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाए तो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है, आयकर की दर ज्ञात करो। ये कहता है कि भाई यदि इनकम टैक्स बढ़ जाए, आयकर इनकम टैक्स बढ़ गया, तो नेट इनकम 1% कम हो जाता है, आयकर की दर ज्ञात करो। अब ये बताओ, अगर एक बंदा 100 यूनिट कमा के 10%, ये समझो भाई, एक बंदा 100 यूनिट टोटल कमाने लग रहा है, टोटल इनकम है, ठीक है, ये टोटल इनकम है 100 यूनिट, इस पे इनकम पे टैक्स देगा, इनकम पे टैक्स देने लग रहा है 10 यूनिट, तो नेट इनकम शुद्ध आय, ये कुल इनकम है भाई, ये आयकर है, इनकम पे टैक्स, ये शुद्ध आय है। अरे 100 यूनिट बंदा कमा के 10 टैक्स पे करता है, तो 90 कर लेके जाएगा। अब कमाने 100 ही लग रहा है, बट इनकम टैक्स की रेट बढ़ा दी, मतलब इतनी रेट बढ़ा दी कि 100 के बजाय 100 पे 10 की बजाय अब 15 रुपए सरकार को देने पड़ रहे हैं। अब 100 में से 15 रुपए देगा, 100 में से 15 देगा तो घर कितने लेके जाएगा, 85 लेकर जाएगा। देखो कमाने तो पहले 100 लग रहा, बाद में 100 लग रहा है, बट पहले इनकम टैक्स 10 बढ़ता था, नेट इनकम उसकी 90 बच जाती थी, अब 5 फालतू बढ़ता तो यहां 5 कम हो गई। तो क्या होता है, जैसे ही आयकर बढ़ता है तो
फर्क किस पे पड़ेगा, शुद्ध आय पे शुद्ध आय घटेगी। यहां यही कहने लग रहा है, एक आदमी आयकर में 19% की वृद्धि करता है तो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है। जैसे ही इनकम टैक्स बढ़ेगा आपकी शुद्ध आय कम हो जाएगी। कहता कि इनकम पे टैक्स कितना लगने लग रहा है, आयकर की दर ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट समझो भाई, आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, इनकम टैक्स की रेट। ठीक है, आपको डायरेक्ट जो है रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालना है। रेट ऑफ इनकम टैक्स मतलब कि आयकर की दर, आयकर की दर निकालनी है भाई। ठीक है, और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां इस क्वेश्चन में ये चीज इसी क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट अच्छे से समझ लो। इसके लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, जो आपकी शुद्ध आय है परसेंटेज के साथ, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे। ठीक है, शुद्ध आय जो परसेंटेज के साथ है वो ऊपर रहेगी और नीचे आपकी शुद्ध आय तो आएगी आएगी भाई। ठीक है, आपकी शुद्ध आय तो आएगी आएगी। अरे मात्रा कोई बात। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, ये लो भाई, यही होता होगा शुद्ध, यही होता है भाई। दोबारा समझ लो, रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन पे जो ये क्वेश्चन दिया गया इस पर डायरेक्ट समझेंगे। ठीक है ना, स्पेलिंग गलत हो गई थी भाई, शुद्ध आएगी, नाराज हो जाते हैं आप लोग। देखो शुद्ध आय जो परसेंटेज के साथ दिया गया है वो ऊपर आएगा, नीचे क्या होगा, नीचे जो शुद्ध आय है, शुद्ध आय वो परसेंटेज के साथ वो नीचे भी आएगा। नेट इनकम जो परसेंटेज के साथ दिए गए वो ऊपर भी आएगा और नेट इनकम जो परसेंटेज के साथ दिया गया वो नीचे भी आएगा। लेकिन उसमें जुड़ जाएगा, नीचे क्या जुड़ जाएगा, जो आयकर है परसेंटेज के साथ, इस पे काम करना है। ठीक है भाई, इसको बना लो अच्छे से, इसी पे काम करना है डायरेक्ट। कैसे समझो, अब इस क्वेश्चन पे, इस फॉर्मेट पे इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे ना, सारी चीजें समझ आ जाएगी। ये क्या कहता है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए। देखो 19% आयकर के साथ लगा हुआ है, आयकर के साथ जो परसेंटेज लगा हुआ आयकर 19% है, वो तो नीचे लेना है। ये कहता है शुद्ध आय 1% कम हो गई, शुद्ध आय के साथ जो परसेंटेज लगा वो 1% है, तो 1% ऊपर लिखना है। और ये परसेंटेज जो लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है परसेंटेज लिखने की, बस ऊपर 1 लिख लो। शुद्ध आय, जो शुद्ध आय पे कितना फर्क पड़ा 1% का, 1 ऊपर लिख लिया, नीचे 1 तो लिखना ही लिखना भाई शुद्ध आय। तो जो आयकर के साथ परसेंटेज लगी है वो डेटा लिखना भाई डायरेक्ट, आपको मैं बड़े सिंपल तरीके से बताने लग रहा हूं भाई। तो जो आपका आयकर पे परसेंटेज है वो है 19%, तो यहां लिख दो 19। ठीक है, दोबारा देख लो भाई, ये कहता है आयकर में 19% की वृद्धि हुई, जो आयकर के साथ परसेंटेज है वो एक जगह लिखनी है नीचे। और ये कहता है शुद्ध आय में 1% की कमी होगी, शुद्ध आय के साथ जो परसेंटेज है वो ऊपर और नीचे वाले के साथ प्लस में, तो 1/में 1 + 19 ये बन जाएगा 1/19 और 1 20 और प्रतिशत के लिए 100, 20 × 100 ये हो जाएगा 5%। और ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। दोबारा से देख लो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनाना है। यहां जो परसेंटेज दी जाएगी, एक तो आपको शुद्ध आय के साथ लगी होगी, एक आयकर के साथ। जो शुद्ध आय के साथ होगी वो ऊपर भी आएगी और वो नीचे भी आएगी। जैसे यहां शुद्ध आय के साथ 1% की कमी है तो 1 ऊपर भी आया 1 नीचे, लेकिन उसी में क्या जुड़ेगा, जो आयकर के साथ लगी, आयकर के साथ 19% है तो 19 में इसमें जुड़ गया भाई। देखो एक काम किया करो, डायरेक्ट जो शुद्ध आय है और जो आयकर है उनको जोड़ लो। शुद्ध
आय कितनी है, शुद्ध आय आपकी 1%, आयकर कितनी है आपकी 19%, 19 जोड़ लिया कितना हो गया 20। लेकिन आयकर जो दे रखी है वो ऊपर लिख लो, आयकर 1% है वो 1 ऊपर लिख लिया, तो 1/20 गुना में 100 कितना हो गया 5%। इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन बनाओ इसको, इसी पे डायरेक्ट है। क्या कहता है भाई 14वें क्वेश्चन में, ये देखो आयकर में 18% की वृद्धि हो गई तो शुद्ध आय में 7% की कमी है। देखो आयकर है 18%, शुद्ध आय है 7%, दोनों को जोड़ दो 18 और 7 25 हो जाएगा। तो ये 25 तो नीचे आ गया दोनों को जोड़ने के बाद, 18 और 7 जोड़ दिए भाई 25 नीचे आ गया, दोनों को जोड़ दो। लेकिन शुद्ध आय के साथ कितना लिखा हुआ है 7, तो ऊपर आ गया 7, सॉरी भाई 18 और 7 ये 25 है, ये 7/25 और गुणा में 100, 25 चौका 100 और 7 चौके 28, तो यहां हो जाएगा 28% आयकर की दर होगा। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहता है, 14 क्वेश्चन हो गए भाई, ये दोबारा देख लो अगर डाउट है तो। देखो जितना भी डेटा आपको शुद्ध आय है और आयकर के साथ दे रखा जोड़ दो उसको, 18 और 7 25, लेकिन जो शुद्ध आय के साथ उसको ऊपर रख दो और गुणा में 100 कर दो, आयकर की दर निकल जाएगी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको अच्छे से देखो, अच्छे से बनाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चलो भाई देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार बनाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी। क्या समझो, मुझे ये बताओ जो इनकम पे टैक्स लगता है, इनकम पे टैक्स लगा, इनकम टैक्स बोल दिया, हिंदी में उसी को क्या बोलेंगे भाई आयकर। जो आयकर है या इनकम टैक्स है किस प्रकार पता लगता है कि कितना बना है, वो पता लगेगा टोटल जो इनकम होगी हमारी, टोटल जो इनकम होगी उस पे, टोटल इनकम पे कितना परसेंट इनकम टैक्स लगेगा, मतलब कि रेट ऑफ इनकम टैक्स। समझ गए? मैं ये कहना चाहता हूं अगर एक बंदा 100 यूनिट टोटल इनकम करता है, कुल आय 100 यूनिट है, और इनकम टैक्स की जो रेट है, इनकम टैक्स की जो रेट है मान के चलो 20% है भाई। इनकम टोटल इनकम 100 है उसकी, और उस पर इनकम टैक्स की जो रेट है वो 20% लगेगी, तभी तो पता चलेगा कि 100 का 20% 20 यूनिट होता है। 100 का 20% 20 यूनिट होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत? टोटल इनकम पे गुणा करेंगे किसकी, रेट ऑफ इनकम टैक्स की। भाई 100 का कितना 20% होगा रेट ऑफ इनकम टैक्स। समझ में आ गया? तभी हमें क्या पता लगेगी कि उस पे रियलिटी में इनकम पे टैक्स कितना लग रहा है, इन टोटल इनकम पे रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, जैसे कोई बंदा है, मैं आपसे कहूं भाई आप 100 यूनिट कमाते हो, 15% टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स कितने रुपए हो गया? तो आप ये कहोगे, इस चीज को जितना अच्छे से समझोगे ना, इस क्वेश्चन को उतना ही अच्छे से बना पाओगे। देखो मैं कहता हूं आप 100 कमाते हो और 15% रेट लगेगा इनकम के ऊपर आपका टैक्स के रूप में। ठीक है, तो आप कहोगे कि 100 यूनिट कमाया गुणा में उस पे 15% की रेट लग गई, 15% की रेट लग गई, तो 100 का 15%, तो आप कहोगे परसेंटेज के नाम का 1/100, 100 से परसेंटेज के नाम का 1/100, 100 से 100 कट गया, तो आप कहोगे 100 का 15%, 15 यूनिट बना कि टैक्स 15 भरना पड़ेगा भाई। टैक्स कितना देना होगा? ये टैक्स 15 पे करना होगा। समझ गए? तो इनकम के ऊपर जो रेट लगेगी टैक्स की, उसी से पता चलेगा कि इनकम, जो इनकम टैक्स है वो कितना पे करना पड़ेगा। क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ?
कितना पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है भाई, देखो टोटल इनकम पे क्या रेट लगने लग रही है, उससे इनकम टैक्स निकलेगा। ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना है। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2.6 लाख की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2.6 लाख की वृद्धि हुई, लेकिन उसे जो आय चुकानी है उस पर 17.1% से घटाकर 13.3% हो गया। दोनों मामलों में 35% आयकर मुफ्त है यदि उसने दोनों मामलों में समान कर, ये जो लास्ट की लाइन बोली है ना इसने, उसने दोनों मामलों में समान कर चुकाया हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, दोनों मामलों में समान कर चुकाया हो। ये भी अच्छे से समझो, ये पॉइंट समझ आ गया तो कर वाली बात समझ में आ जाएगी। एक बात समझो, एक व्यक्ति की टोटल इनकम 100 यूनिट है, एक व्यक्ति की टोटल इनकम 100 यूनिट है, और सरकार कहती है इस 100 यूनिट पे भाई आप लोग सभी जितने भी हैं, सबको इन्वेस्टर हैं जो भी आपके कंपनी चलाने वाले, उनको कहा कि 30% आपको रेट इनकम टैक्स पे देना ही देना होगा। बात समझ गए? 30% इनकम टैक्स देना होगा टोटल कमाई पे। तो एक व्यक्ति ने देखा कि 100 यूनिट कमाई पे 30% दे दिया, तो सरकार को कितना दिया? इनकम टैक्स के रूप में 30 यूनिट दे दिया। अब क्या होता है भाई, 100 के बजाय 200 कमाने लग गया। उसकी जो टोटल इनकम है वो 100 की बजाय 200 होती है। सरकार कहती है कि भाई 30 यूनिट पहले देता था, अब भी 30 यूनिट ही देना है। इनकम टैक्स जितना पहले पे करते थे, इनकम टैक्स उतना ही आपको अब पे करना होगा, चाहे आप 100 से 200 कमाते हो। अब क्या होगा, 100 पे अगर 30 यूनिट इनकम टैक्स दिया है तो रेट 30% लगेगी, लेकिन अगर 200 पे भी उसको 30 यूनिट पे करना होगा तो जो रेट होगी वो कम नहीं हो जाएगी उसकी। तो 200 पे अगर 30% उसको पे करना है तो भाई 30/200 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/20। बात समझ गए? और गुणा में परसेंटेज के लिए 100, 20 पंजे 100, तो कितना परसेंट है? 15%। देखो इनकम टैक्स अगर 30 यूनिट कोई बंदा देता था 100 कमाई पे, तो रेट जो थी इनकम टैक्स की वो 30% थी। टैक्स अब भी 30 यूनिट पे करना है, बट कमाई है 200, इसलिए उसको 200 पे अगर 30 यूनिट टैक्स देना हो तो कितना रेट लगेगा? 15% रेट लगेगा। अब ये अच्छे से एक बात समझ लो भाई, 30% पे और 15% का अगर रेशो देखूं मैं, 1:15, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। अगर मैं इनकम की भी रेशो देखूं तो इनकम की रेशो होगी 1 और 2। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर इनकम टैक्स किसी भी 2 कंडीशन में सेम है, यदि इनकम टैक्स किसी भी 2 कंडीशन में सेम है, जो इनकम टैक्स की रेट की रेशो होगी उसके बिल्कुल विपरीत आपकी टोटल इनकम की रेशो होगी। जैसे 100 कमाई पे 30% पे करके 30 यूनिट देता था, 200 की टोटल कमाई पे 15% पे करके उस पे भी 30 देगा। बस ये पॉइंट पकड़ लो, अगर इनकम टैक्स आयकर सेम है तो जो रेट होगा उसकी रेट की रेशो होगी, जैसे यहां 2:1 है, तो जो इनकम की रेशो होगी उसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, 1 और 2 हो जाएगी। अगर पहले 2% पे करता था, बाद में 1% पे करता है, यूनिट में देखा जाए पहले 2 यूनिट पे करता था, बाद में 1 पे करता, तो उसकी इनकम जो थी पहले 1 थी, बाद में कितनी होगी? 2। उसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। इसी बेस पे बस ये आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई यदि आयकर सेम है तो जो रेट की रेशो है ना, वो बिल्कुल विपरीत होगी किसकी रेशो के? टोटल इनकम की रेशो के। अब ये क्वेश्चन इसी के बेस पे बनेगा, समझ लो। अब ये क्या कहना लग रहा भाई, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2.6 लाख की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति पहले कुछ कमाता था,
बाद में कुछ कमाने लग गया, लेकिन इतना पता है कि पहले से बाद में 2.6 लाख अधिक कमाता है। और आगे कहता है लेकिन उससे जो आय चुकानी है उस पर 17.1% से घटकर 13.3% हो गया। मतलब पहले जो आयकर पे करता था वो आयकर करता था भाई 17.1%। ठीक है, इनकम पे जो टैक्स लगता था पहले वो 17.1% लगता था, 17.1% लगता था पहले, लेकिन वो घटकर कितना आ गया, वो घटकर आ गया 13.3%। ये बात अच्छे से समझ पाई कि एक व्यक्ति को टैक्स पहले पे करना होता था 17.1% और अब पे करना होता 13.3%। इसने जो ये लाइन बोल रखी दोनों मामलों में 35% आयकर मुक्त है। इस लाइन का कोई वजूद ही नहीं है इस क्वेश्चन में, छोड़ दो इस लाइन को। जो लास्ट की लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसने दोनों कंडीशन में समान कर चुकाया। मतलब जब 17.1% पे करता था तब जो इनकम टैक्स है, मान के चलो इनकम टैक्स में पी मान रहा हूं, पहले पी बढ़ता था और रेट घट गई 13.3% होगी, इस कंडीशन में भी वो कितने पे करता है, पी ही पे करता है। अगर पी पहले पे करता था 17.1% पे, तो 13.3% पे भी कितना पे करता है, पी। और मैंने क्या कहा था आप लोगों को, यदि आयकर सेम है, यदि आयकर सेम है तो जो रेशो रेट ऑफ इनकम टैक्स की होगी उसके विपरीत रेशो टोटल इनकम की होगी। अगर मैं यहां से देखूं रेशो बनाऊं इसकी, यदि मैं परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा रेशो बनाते हुए। एक डिजिट के पहले पॉइंट है, यहां भी एक डिजिट के पहले पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी खत्म हो गया, तो ये 171 बच गए, 133, 19 पे कट जाएगा भाई, 19 निमा 171, 19 सत्ते 133, 19 निमा 171, 19 सत्ते 133। तो ये बताओ रेट ऑफ इनकम टैक्स की रेशो हो गई 9:7। पहले 9 रेट थी, अब 7 यूनिट के अंदर। लेकिन अगर ये दोनों सेम है भाई, अगर ये दोनों सेम है और इसकी रेशो 9:7 है तो टोटल इनकम की रेशो इसके बिल्कुल विपरीत होगी। मतलब ऊपर 9 है नीचे 7 है, तो यहां ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे 9। मतलब व्यक्ति पहले 7 यूनिट कमाता था, अब कितना यूनिट कमाता है, 9 यूनिट कमाता है। तो व्यक्ति कितना अधिक कमाता है, 2 यूनिट अधिक कमाता है। और यहां क्या कहता है, 2.6 लाख रुपए अधिक कमाता है पहले से। तो ये 2.6 जो लाख है ये आपके 2 यूनिट के बराबर है। गुणा में क्या पूछता भाई आपसे, ये कहता उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करो। प्रारंभिक आय 7 यूनिट, स्टार्टिंग में 7, तो गुणा में 7 यूनिट निकाल दो। 2 पे 2.6 लाख है तो ये होगा 1.3। 2 पे काटोगा 26 को 13 बनेगा, ये 2.6 है तो 1.3, 13 सत्ते 91 और 91 को 9.1। भाई एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो वही रखना है। 2 पे 26 को काटा 13, 1.3, 13 सत्ते 91, 9.1। मतलब बाद में एक व्यक्ति, ठीक है ना, 9.1 लाख, सॉरी पहले एक व्यक्ति 9.1 लाख रुपए कमाता था प्रारंभिक आय, जो आपका होगा सी ऑप्शन। इसको बड़े अच्छे से नोट कर लो भाई, इस प्रकार बनेगा। बस इसमें ध्यान रखना है कि अगर आयकर सेम है तो इनकम टैक्स की जो रेट होगी, रेशो होगी, सॉरी इनकम टैक्स के रेट की जो रेशो होगी वो बिल्कुल विपरीत होगी आपके टोटल इनकम के। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन समझ आ गया। तो भाई आज का हमारा सेशन खत्म होता है तथास्तु क्लासेस पे। तथास्तु क्लासेस पे क्लास लेने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और डेली आपको रात को 8 बजे मैथ्स की क्लास की वीडियो मिलेंगी, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सपोर्ट करो भाई अच्छे से। और डेली आपको रात को 8 बजे क्लासेस मिलेंगी तथास्तु क्लासेस के ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू।